Myself डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, आप जानते हो हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो टॉपिक है सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रखा है। और हमने पिछली क्लास में प्राशन दाब की ज्ञात करने की विधियां और प्राशन दाब के नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ा, और साथ ही प्राशन दाब की क्या परिभाषाएं होती हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, किस प्रकार से ये कार्य करती है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्राशन दाब अवनमन तथा प्राशन दाब में वाष्प दाब अवनमन तथा प्राशन दाब में संबंध। ठीक है, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या संबंध है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। एक जैसे बताया हुआ है कि ऐसा एक जार होता है, ये वाला एक ऐसा जार लेते हैं जो ग्लास का जार है बाहर से, और इसके अंदर जो है हमने एक बीकर रख रखा है, और उसके अंदर जो है हमने क्या रख रखा है, जो है वो सॉल्वेंट डाला हुआ है बाहर की तरफ। इधर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और अंदर की तरफ इस जो है उल्टे यू आकार की जो नली है उसमें हमने जो है सॉल्यूशन रख रखा है। थोड़ी देर बाद में जब ये इसको रखेंगे तो चूँकि प्राशन दाब के कारण से सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर यानी कि नली की तरफ जाएंगे। तो जो इनिशियल लेवल है, जिसमें ये इनिशियल लेवल बता रखा है पी, वो जो है वो पी एस पर पहुंच जाएगा। फाइनल लेवल जो है वो अपना ये पहुंच जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, जिससे जो है जल है या यूँ कहिए जो सॉल्वेंट है वो अंदर की तरफ जाएगा। तो अंदर की तरफ जाएगा तो जो इसमें हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से जो हमने ट्यूब रख रखी है उसमें पानी जो है या सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, उसका लेवल ऊपर हो जाएगा। अतः जब बहुत देर बाद में एक साम्य अवस्था आ जाएगी कि अब और अधिक अंदर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, उस स्थिति में जो है विलियन का प्राशन दाब, जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव के स्तंभ द्वारा डाले जाने वाले द्रव स्थैतिक दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि पाई जो है वो एच डी जी के बराबर हो जाता है, जहाँ पर एच वह ऊंचाई है जिसमें नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ा है, यानी कि स्तंभ की जो लंबाई है वो है डी विलियन का घनत्व है, और जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। इस प्रकार से माना कि विलायक की सतह के ऊपर वाष्प दाब P और विलियन की सतह के ऊपर वाष्प दाब PS है। अब इन दोनों वाष्प दाब का अंतर P माइनस पी एस वाष्प के स्तंभ की ऊंचाई S द्वारा डाले जाने वाले दाब के बराबर होना चाहिए, अर्थात P माइनस पी एस जो है वो H रो G के बराबर होगा। देखिए हमने P जो है P माइनस पी एस क्यों किया है, PS माइनस P क्यों नहीं किया? P माइनस पी एस इसलिए कहा है क्योंकि विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो ज़्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। यदि किसी विलायक में अगर हम कोई विलय मिला देते हैं तो वो विलियन बन जाता है, यानी कि विलायक में विलय मिला देने से उसमें जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, वाष्पन होने का प्रोसेस है, यानी कि वाष्प दाब है, यानी कि उसकी सतह पर लगने वाला वाष्प दाब कम हो जाता है। इसलिए हमने P माइनस पी एस किया है। तो P माइनस पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा H रो जी, जहाँ पर P जो है वो रो जो है वो वाष्प घनत्व है। ठीक है, अब देखिए माना कि विलायक का अणुभार m, दाब P व ताप Tk पर 1 मोल वाष्प का आयतन V है, तो आदर्श गैस समीकरण द्वारा हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT, और V इज इक्वल टू RT अपॉन P हो जाएगा। और विलायक का वाष्प घनत्व आप जानते हो मास बाई वॉल्यूम होता है, तो हम अगर V की वैल्यू रखेंगे मास बाई वॉल्यूम में, तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू पी अपॉन आर टी। तो अब देखिए समीकरण
1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, P माइनस पी एस अपॉन पाई इज इक्वल टू एच रो जी अपॉन एच डी जी। तो H से H कट जाएगा और G से G कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी P माइनस पी एस अपॉन पाई इज इक्वल टू रो अपॉन डी। अब इक्वेशन 3 में रो का मान रखने पर हमने इक्वेशन 3 में रो का मान कहाँ से रख दिया, m बाई पी अपॉन m इंटू पी अपॉन आर टी, ये रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा p माइनस पी एस अपॉन पाई इज इक्वल टू एम पी अपॉन आर टी इंटू डी, जो समीकरण 4 में है। अब हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, तो रीअरेंज करने पर हमारे पास हो जाएगा p माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू एम अपॉन आर टी इंटू डी इंटू पाई, जो समीकरण 5 में बताया हुआ। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, उस विलयन का घनत्व जो होता है वो विलायक के वाष्प घनत्व के बराबर ही होता है, क्योंकि उसकी सांद्रता बहुत कम होती है, यानी कि उसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है। अतः विलयन और विलायक का जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, वैसे विलयन का ऑलमोस्ट जो घनत्व होता है वो विलायक के बराबर ही होता है, और समान ताप दाब पर आर एम व डी स्थिर रहते हैं। अतः इक्वेशन 5 को का निम्न रूप हो जाएगा, P माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पाई, और P माइनस पी एस अपॉन पी को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, आपेक्षित वाष्प दाब अवनमन ये कहते हैं। तो विलयन के प्राशन दाब के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर यानी कि स्थिर ताप T पर विलायक का वाष्प दाब भी स्थिर होता है। अतः इक्वेशन 5 जो है वो हो जाएगी P माइनस पी एस इज इक्वल टू पी इंटू एम अपॉन आर टी इंटू डी इंटू पाई, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, जहाँ पर K जो है वो P एम अपॉन आर टी इंटू डी के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा P माइनस पी एस इज इक्वल टू के इंटू पाई, और P माइनस पी एस जो है वो पाई के समानुपाती हो जाएगा। तो किसी विलयन का वाष्प दाब अवनमन प्राशन दाब के समानुपाती होता है। हम इस प्रकार से इसको बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक मिति, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमारे को क्वथनांक की परिभाषा आनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा आनी चाहिए। सामान्यतः बच्चे क्या परिभाषा दे देते हैं कि जहाँ पर कोई द्रव, वह ताप जहाँ पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, क्वथन करना प्रारंभ कर देता है, वह क्वथनांक होता है। नहीं, ध्यान रखिए, गलनांक की परिभाषा तो ये हो सकती है कि वह ताप जहाँ पर कोई ठोस द्रव में बदलना प्रारंभ कर देता है, परंतु क्वथनांक की ये परिभाषा नहीं हो सकती है। तो क्वथनांक की परिभाषा हमारे को पढ़नी चाहिए, और ये वह होती है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब अपने चारों ओर के वायुमंडल दाब अर्थात एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। अब देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम निकालते हैं। आप जानते हो किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अर्थात उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब करने के लिए और अधिक गर्म करना पड़ेगा, जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। किसी विलायक के क्वथनांक में यही वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। मैं अब कई बार उदाहरण देता हूँ बच्चों को कि जैसे दूध उबल रहा है, अगर आप उसमें चीनी डाल देंगे तो वो बैठ जाएगी। इसी प्रकार अगर अपन चाय बनाते रहते हैं तो दूध और वो सब मिला देने के बाद मान लो हमारे पास उबल रहा और उसमें चीनी डाल देंगे तो उबल जाए, क्योंकि उसका वाष्प दाब जो है वो कम हो जाएगा, और उबलना प्रारंभ कहाँ करेगा, जहाँ पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। तो अब उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब करने के लिए और अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अतः हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू विलियन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, क्योंकि विलियन का क्वथनांक हमेशा विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा होता है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस टी बी। अब देखिए, क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब में संबंध के लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किए हैं। किसमें हमने दो सॉल्यूशन लिए जिनकी सांद्रता अलग अलग है। हमने सॉल्यूशन 1 लिया और सॉल्यूशन 2 लिया। सॉल्यूशन 2 की सांद्रता ज़्यादा है
और सॉल्यूशन एक की सांद्रता कम है। टेम्परेचर T2 ज़्यादा है और T1 कम है, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। वेपर प्रेशर P2 ज़्यादा है और P1 कम है। तो हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा, तो हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है वो पहले वाला यानी कि एक्स ग्राफ प्राप्त होता है, और सॉल्यूशन 1 जिसकी सांद्रता कम है उसका हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा तो वाई प्राप्त हुआ, और सॉल्यूशन 2 जिसकी सांद्रता ज़्यादा है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में खराब प्राप्त हुआ, ग्राफ खींचा तो हमने जेड वाला जो है वो ग्राफ प्राप्त हुआ। अब जानते हो, देखिए सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का जो हमारे को ग्राफ प्राप्त हुआ उसमें टेम्परेचर जो है वो TB T1 T2 वो प्राप्त होता है। तो TB जो है वो कम है, T1 उससे ज़्यादा है और T2 जो है वो उससे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जो वेपर प्रेशर होगा उसके लिए T2 की वैल्यू जो है वह सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा या उतने ताप की आवश्यकता होगी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने के लिए या द्रव को वाष्प में बदलने के लिए, आप कैसे भी इसको कह सकते हो। अतः तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब तथा ताप में खींचे गए वक्र बॉइलिंग पॉइंट के निकट लगभग सीधी रेखा में होते हैं तथा एक दूसरे के समांतर है। अतः त्रिभुज ABD तथा ACE समरूप होंगे। अतः AE अपॉन AD इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AC। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, T2 माइनस TB अपॉन T1 माइनस TB इज इक्वल टू P माइनस P2 अपॉन P माइनस P1। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा P2 अपॉन P1। अतः डेल्टा TB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा P के बराबर, यानी क्वथनांक में उन्नयन जो है वो वाष्प दाब में अवनमन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और समानुपाती होगा, उनमें समानुपाती का संबंध होगा। अब हम बात करते हैं वाष्प दाब में अवनमन व बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अतः तनु विलयनों के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, P माइनस पी एस अपॉन P जो अपन ने पहले ही देखा है इज इक्वल टू हो जाएगा N अपॉन N, यानी कि विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन के मोलों की संख्या। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W, या यूं कहिए कि अपन ये लिख सकते हैं स्मॉल w अपॉन m अपॉन कैपिटल M कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू W इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। तो हमारे पास डेल्टा P इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ठीक है। अतः समीकरण 1 के अनुसार डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। अतः इक्वेशन 2 में डेल्टा P का मान इक्वेशन 1 से रखने पर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी P इंटू W स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू K इंटू P इंटू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m, जहाँ पर K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। किसी शुद्ध विलायक के लिए अणु भार m क्वथनांक पर वाष्प दाब P स्थिर होते हैं तथा K स्थिरांक है। अतः ये सब एक नए स्थिरांक K में लिखे जा सकते हैं। अतः इक्वेशन 3 का निम्न रूप हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू K इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। यदि विलय का 1 मोल या 1 ग्राम अणु हो तो कैपिटल W अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और कैपिटल W इज इक्वल टू 1 ग्राम हो तो हमारे पास आ जाएगा
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के, जो समीकरण 5 में है। परंतु 1 मोल विलय का 1 ग्राम विलायक में प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली घोलना संभव नहीं है। 1 मोल विलय का हम 1 ग्राम विलायक में नहीं घोल सकते। अतः विलायक का भार 100 ग्राम लेते हैं तो स्मॉल डब्लू बाई स्मॉल एम वो तो 1 हो जाएगा, परंतु कैपिटल डब्लू जो है 100 ग्राम लेना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन 4 से हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बाई 1000 इज इक्वल टू के बी हो जाएगा। अब देखिए के की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी के बी इंटू 1000। अब इक्वेशन 4 व 6 के अनुसार, 4 व 6 के अनुसार क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू एम। और देखिए इसमें मैंने जो ये गोला बता रखा है, ये सब जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मोलिलिटी के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू मोलिलिटी, और यही क्वथनांक में उन्नयन है। यानी मोलिलिटी को अगर के बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन प्राप्त हो जाता है। और के बी जो है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक है या मोलल क्वथनांक स्थिरांक है, ये क्वथनांक मितीय स्थिरांक है या एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है। मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी व क्वथनांक में, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उस उन्नयन के बराबर है जो विलय के 1 मोल 1 ग्राम अणु को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त होता है। ठीक है। अब एक ये मैंने नीचे लिख रखा है, इसमें कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और मोलल उन्नयन स्थिरांक में संबंध, के बी इज इक्वल टू होता है आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एल वी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.002 टी बी स्क्वायर अपॉन एल वी, जहाँ पर आर गैस कांस्टेंट है जो 2 कैलोरी लेते हैं, एल वी विलायक के लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम में है, और टी बी विलायक का परम ताप पर क्वथनांक है। इस प्रकार से अपन क्वथनांक में उन्नयन बता सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्वथनांक में उन्नयन द्वारा अणुभार ज्ञात करना और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन पढ़ेंगे, और क्वथनांक उन्नयन का प्रायोगिक निर्धारण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।